चंद्रयान 3 में जो लॉन्च डेट थी वो कौन सी थी? लॉन्च डेट कौन सी थी? चलो बोलो जल्दी। चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट कौन सी थी? किस दिन लॉन्च किया था? कल ही देखा है हम लोगों ने, ज्यादा दिन नहीं हुए। 14th of July। करेक्ट दीक्षा, 14th of July। ठीक है, 14th of July 2023 को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। ठीक है, इसका लैंडिंग डेट कब था? लैंडिंग डेट 23rd of August। ठीक है, इसके रोवर का नाम क्या था? चंद्रयान के अंदर जो रोवर है जो घूमेगा चंद्र पे, उस रोवर का नाम क्या रखा है? हम्म, प्रज्ञान रोवर। वेरी वेल डन विराट, इट्स प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर। और जो लैंडर है उसका नाम क्या है? लैंडर नेम प्रज्ञान रोवर। करेक्ट, रोवर का नाम है प्रज्ञान और लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। चलो करेक्ट, अशोक जी, विनायक, दीक्षा, करेक्ट, इट्स विक्रम। ठीक है, विक्रम लैंडर है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक बेसिस पे। उसके बाद क्या बोला है, कल ही आप लोगों को पता होगा, कल ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है कल ब्रिक्स समिट से, मतलब ग्रीस से वगैरह वापस आए थे इंडिया में। और फिर उन्होंने 7:30 बजे वो इसरो चले गए, बेंगलोर में इसरो, इसरो के हेडक्वार्टर्स में चले गए। और वहां पे उन्होंने एक स्पीच दिया था ऑन द अचीवमेंट ऑफ, ऑन दिस हिस्टोरिक अचीवमेंट। तो उन्होंने तो कॉन्ग्रेचुलेट किया सबको, पूरे देश को कॉन्ग्रेचुलेट किया, वो एक अलग बात है। बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन से है? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने 3 अनाउंसमेंट्स की है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की 3 अनाउंसमेंट्स। फर्स्ट अनाउंसमेंट तो ये है कि ये जो 23rd of August है ना, जिस दिन चंद्रयान के साउथ पोल पे इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया जो कि चंद्र के साउथ पोल पे लैंड कर पाए, सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। ठीक है, तो उस दिन को 23rd of August को, टू मार्क दिस पर्टिकुलर अचीवमेंट, उन्होंने क्या बोला है कि ये नेशनल स्पेस डे की तरीके से एक मनाया जाएगा। ठीक है, नेशनल स्पेस डे होगा 23rd of August। ठीक है, 23rd of August ये नेशनल स्पेस डे होगा। सेकेंड, उन्होंने क्या बोला है कि चंद्रयान 2 का फुटप्रिंट जहां पे है, चंद्रयान 2 फुटप्रिंट, इस पॉइंट को, उस फुटप्रिंट के पॉइंट को क्या माना जाएगा? तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट। ठीक है, और ये जो विक्रम लैंडर जहां पे लैंड हुआ है, या फिर चंद्रयान 3 जहां पे लैंड हुआ है, लैंडिंग पॉइंट, इस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट बोला जाएगा। ये उनके कल ही के स्पीच के कुछ हाइलाइट्स है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सी, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रयान 3 जहां पे लैंड हुआ उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा अब से? तो अब से वो शिव शक्ति पॉइंट बोला जाएगा। चंद्रयान 2 के फुटप्रिंट्स जहां पे है वो क्या बोला जाएगा? तिरंगा पॉइंट। ठीक है, और 23rd of August को नेशनल स्पेस डे के तरीके से मनाया जाएगा। ठीक है, तो कल की जो चंद्रयान 3 की न्यूज हम लोगों ने देखी थी उसी का ये कंटिन्यूशन है, ऐसे समझो। ठीक है, तो अब ये चंद्रयान 3 की पूरी न्यूज कंप्लीट हो गई। क्लियर है? न्यूज क्लियर है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर है आप लोगों को? एक तो ना, आज बोलते रहा करो, रोज से थोड़ा सा जल्दी उठाया है मैंने तो मुझे भी पता चले कि जग रहे हो सभी के सभी, है ना? चलो,
आगे बढ़ते हैं फर्स्ट न्यूज सेशन की। ठीक है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द 9th इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इन राजस्वथन उदयपुर। बेसिकली यहाँ पे देखो, ये जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ये एग्जैक्टली क्या है? कोई बता सकता है कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ये एग्जैक्टली है क्या? ये किन देशों का समूह है? एनीवन, कोई भी बोल सकता है। जैसे यहाँ पे ओम बिरला है, ये देख पा रहे हो आप। और ये बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? तो उदयपुर में हुई थी। इतनी छोटी ये न्यूज है, ठीक है। बट इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है? ये एक्चुअली जैसा मैं जानती हूँ वैसा आई थिंक एसएससी का क्वेश्चन था ये 2022 का। ठीक है, उन्होंने ये पूछा था कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन है ये किन कंट्रीज की है? ठीक है, इसमें जो कंट्रीज है ना, वो कौन से कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जैसे ब्रिक्स कंट्रीज है, वहां पे 5 कंट्रीज है, उसके रिलेटेड भी आज एक न्यूज है। G20 कंट्रीज में सिर्फ 20 कंट्रीज है जो कि हाईएस्ट जीडीपी कवर करते हैं पूरी दुनिया का। ठीक है, तो उसी तरीके से कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ये जो एसोसिएशन है ना, ये उन कंट्रीज का है जो कि जहाँ पे कि ब्रिटिश कॉलोनीज थी। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने जहाँ पे राज किया है बेसिकली, लाइक इंडिया, तो उन सब कंट्रीज का ये एक एसोसिएशन है। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे ये हर एक कंट्री के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव है। इतने देशों में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज किया है। ठीक है, स्टडी पॉइंट्स देख लो। इसकी थीम कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ये मीटिंग रही थी। इसको इनॉग्रेट किया था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये राजस्थान के उदयपुर में रही थी, बेसिकली इंडिया में रही। ठीक है, और इसकी थीम क्या रहती इस पर्टिकुलर एसोसिएशन की या फिर मीटिंग की? कि स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज। ठीक है, इसके स्टैटिक पॉइंट्स देख लो। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। लंदन इसका हेडक्वार्टर है। सी देख लो, जिस देश ने इन सभी देशों पे राज किया है उसी देश में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल स्टीफन ट्वेन। सेक्रेटरी जनरल इतने इंपॉर्टेंट है नहीं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि वो न्यूज में नहीं थे। सेक्रेटरी जनरल न्यूज में नहीं थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, बट इसके हेडक्वार्टर्स या फिर इसका जो फाउंडेशन ईयर वो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलो, अच्छी बात है। मद्रास यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी में कैटेगराइज किया गया। ठीक है, मद्रास यूनिवर्सिटी इज नाउ कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। अभी एग्जैक्टली कैटेगरी 1 वगैरह क्या होता है? आप लोगों ने ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट या फिर ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऐसा नाम सुना है? ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, जैसे पुणे में हम लोग बोलते हैं सीओईपी, ये ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस कॉलेज है। या फिर फर्ग्यूसन के बारे में बोला जाता है कि वो एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। एग्जैक्टली होता क्या है ये ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब? गवर्नमेंट एडेड तो होती है, ठीक है, बट कैटेगरी वाइज ऐसे नहीं बोल सकते कि ये गवर्नमेंट एडेड है उस वजह से हम लोग। प्राइवेट भी नहीं बोल सकते किरण, प्राइवेट भी नहीं होता बिना गवर्नमेंट एडेड भी नहीं। नहीं, सी फर्ग्यूसन ये गवर्नमेंट एडेड ही कॉलेज है। सिमिलरली सीओईपी भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। ऑटोनॉमस कॉलेज कौन से होते हैं? जिस कॉलेज को अपना सिलेबस खुद डिजाइन करने की परमिशन दी जाती है बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सी पूरे यूनिवर्सिटीज का एक कोई ना कोई तो रेगुलेटरी फॉर्म होना चाहिए ना, तो वो कौन सा फॉर्म होता है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, उस एलिजिबल इंस्टीट्यूट्स को या फिर कॉलेजेस को या फिर यूनिवर्सिटीज को ये अधिकार देता है या फिर राइट देता है कि आप अपना सिलेबस खुद डिजाइन कर सको। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस पर्टिकुलर सीओईपी के जो कॉलेजेस है या फिर जो स्टूडेंट्स है, वहां पे महाराष्ट्र के या तो ऑल ओवर इंडिया के क्रीम स्टूडेंट्स ही आएंगे ना वहां पे। थोड़ी ना सीईटी या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए,
उसमें जिसके बिलो 100 मार्क्स है आउट ऑफ 200, वो सीओईपी में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। सीओईपी में जाने के लिए मार्क्स तो 180 प्लस ही चाहिए होते हैं। सिमिलरली जैसे फर्ग्यूसन में जाने के लिए मार्क्स 80% से ज्यादा ही चाहिए होते हैं, आर्ट्स हो या फिर साइंस बैकग्राउंड हो आपका, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जो रेगुलर सिलेबस चल रहा है उससे भी आगे का वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ग्रास्प कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ध्यान रखते हुए ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज है, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज, ये अपना खुद का सिलेबस डिजाइन करते हैं। जैसे मैं खुद फर्ग्यूसन कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, और तब मुझे ये बोला गया है कि आप जो यूनिवर्सिटी के पब्लिकेशंस है ना, मैं नाम नहीं लूंगी अभी, जो पब्लिकेशंस है, जिस पब्लिकेशंस का यूज करके, जिस सिलेबस और बुक्स का यूज करके बाकी के कॉलेजेस पढ़ाते हैं, वो बुक्स आप नहीं यूज करोगे, ऐसा स्ट्रिक्टली बोला गया था हम लोगों को, ठीक है। और वैसे उस लैंग्वेज में अगर हम लोग आंसर लिखते तो वो मार्क्स भी कट हो जाते उस पॉइंट पे। बेसिकली ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी वो होती है जो अपना सिलेबस खुद ही डिजाइन करता है। अब ये कैटेगरी 1 कैटेगरीज क्या किए हैं, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी में भी कुछ कैटेगरीज है। सबसे ज्यादा फ्रीडम कैटेगरी 1 में होता है, तो वही दिया गया है मद्रास यूनिवर्सिटी को। सबसे ज्यादा फ्रीडम मतलब आप जो कुछ भी सिलेबस डिजाइन करोगे हम कुछ नहीं पूछेंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलता है, ठीक है। बेसिकली अगर किसी केमिस्ट्री के चैप्टर में कोई एक डिफरेंट लॉ लगाना है फर्ग्यूसन यूनिवर्सिटी को, जो कि ज्यादा यूज में नहीं है या फिर उनको लगता है कि फ्यूचर में यूज होगा बट आज नहीं है, तो शायद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन थोड़ा सा बोल सके कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपके सिलेबस में नहीं डाल सकते। बट अगर वही मद्रास यूनिवर्सिटी डाले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया गया है। समझ लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास हैज बीन graded A++ with score 3.459 out of 4 in the recent NAAC assessment, National Accreditation and Assessment Corporation, ठीक है। The means of University Grant Commission has granted it fully autonomy, fully उनको autonomous status दिया गया है, as the university is now a top ranked institute in the India. See, जब भी हम लोग NIRF रैंकिंग पढ़ते हैं, जब भी यूनिवर्सिटी वाइज रैंकिंग होती है ना, ग्लोबली हो या फिर इंडिया की हो, तो इंडिया की जनरली टॉप इंस्टीट्यूट ये IIT मद्रास ही होता है। सभी को पता होगा, बहुत बार हम लोगों ने IIT मद्रास का नाम सुना है। बहुत ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी IIT मद्रास है, ठीक है। जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लास्ट मंथ, आई थिंक जून में, जब इंटरनेशनल योगा डे था, तब हम लोगों ने ये न्यूज कवर की थी कि इंटरनेशनल योगा डे के मौके पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूएस को विजिट करेंगे। तो उनकी यूएस विजिट हो गई, और यूएस की जो फर्स्ट लेडी है, जो बाइडेन की वाइफ, उनको प्राइम मिनिस्टर ने एक लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया था, ठीक है। तो ये लैब ग्रोन डायमंड बनाया किसने था, तो वो भी बनाया था इस IIT मद्रास से। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया के लिए। तो उसको A++ कैटेगरी दिया गया, एक स्टेटस दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा दिया गया। यूनिवर्सिटी इज नाउ क्वालिफाइड फॉर अ ग्रांट ऑफ 100 करोड़ रुपीज। अब ये 100 करोड़ रुपीज का ग्रांट मिलेगा इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और ये किस स्कीम के अंडर, तो राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा योजना, ठीक है। राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान है ये, रूसा स्कीम बोला जाता है इसे। जब हम लोग ऑफलाइन लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे तब हम लोग इस स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, अभी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं ये स्कीम, ठीक है। इसके बस इसका नाम आया है, उस वजह से इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोला है कि कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोग्राम और स्किल कोर्सेज सेटअप ऑफ कैंपस सेंटर्स, open research park or innovation centers, and hire foreign faculty without the approval of UGC. See, basically फर्ग्यूसन में भी हम लोगों ने देखा है कि फॉरेन फैकल्टीज आते थे, बट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की परमिशन चाहिए होती है, और सभी को पता है ये जो प्रोसीजर है ना, बहुत ही टीडियस और टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ठीक है। तो टाइम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना टाइम लॉस नहीं कर सकते ना हम लोग।
बेसिकली बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया गया है यूनिवर्सिटी, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को, मद्रास यूनिवर्सिटी को। क्लियर है? ए प्लस प्लस कैटेगरी क्या होती है, या फिर कैटेगरी वन स्टेटस एग्जैक्टली होता क्या है, इसका स्कोर क्या है, 3.59 आउट ऑफ 4 ये स्कोर मिला है मद्रास यूनिवर्सिटी को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीव, विल नहीं एक्चुअली हैज रिटर्न बनता है, had returned from the visit of South Africa and Greece। ये मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है, ये लैंग्वेज में क्लियर कर दूंगी। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये ग्रीस और साउथ अफ्रीका जाके आए हैं, ठीक है, और यहाँ से आने के तुरंत बाद ये डायरेक्टली इसरो गए हैं। ये बेसिकली उनके स्पीच में उन्होंने सॉरी बोला था पहले इसरो के साइंटिस्ट को या फिर वहां के सभी लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी आप लोगों को बुलाया है, क्योंकि मेरी मुझे जैसे मैं इंडिया में आया या फिर मैं वहां पे था, मुझे पता था कि ये सब कुछ मेरा काम है वगैरह, बट मैं मन से यहीं पे था, ऐसा उनका उन्होंने उनके स्पीच में कहा था। ठीक है, तो इंडिया में आने की तुरंत बाद वो डायरेक्टली इसरो चले गए, फिर उनका स्पीच हुआ। तो बेसिकली ये साउथ अफ्रीका और ग्रीस में क्यों गए थे, ये रीजन हम लोग को देखना है। प्राइम मिनिस्टर विल डिपार्ट, ये भी चेंज कर दूंगी, ठीक है, फॉर जोहान्सबर्ग वेयर ही विल पार्टिसिपेट इन दी 15th ब्रिक्स मीटिंग। वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं बेसिकली 15th ब्रिक्स मीटिंग, ये साउथ अफ्रीका में रही थी, उसके लिए वो गए थे साउथ अफ्रीका। एंड सेकेंड, पीएम विल अटेंड ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच एंड ब्रिक्स प्लस डायलॉग, ये भी वो अटेंड कर चुके हैं। ठीक है, बिल के जगह पे कोई प्रेजेंट या फिर पास्ट टेंस डाल दो, यहाँ पे मैं ही डाल दूंगी, ठीक है। साउथ अफ्रीका इज द इनकम्बेंट BRICS chair and will be the first in-person BRICS summit since 2019 after pandemic। बेसिकली ये BRICS का in person फर्स्ट मीटिंग होने वाला। 2019 के बाद तो पैंडेमिक ही आ गया है ना, तो 2023 में 2-3 साल के बाद फर्स्ट टाइम इन पर्सन मीटिंग होने वाला है ब्रिक्स कंट्रीज का। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर विल ट्रैवल टू ग्रीस फॉर एन ऑफिशियल विजिट ऑन 25th of August at the इनविटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इनविटेशन दिया था, तो उस वजह से 25th of August को वो ग्रीस गए थे। ग्रीस में जाने का ज्यादा कुछ और रीजन है, ठीक है। अब हमारा थोड़ा सा फोकस शिफ्ट होता है इस ब्रिक्स समिट पे, या फिर ये ब्रिक्स एग्जैक्टली है क्या। एज फॉर साउथ अफ्रीका ये तो पता चल गया, साउथ अफ्रीका। बाकी कंट्रीज कौन से हैं, चलो आई फॉर इंडिया, 2 कंट्रीज मैंने तो बोल दिया, आप 3 तो बोल दो यार, मैं इकलौती हूँ, मैंने 2 कंट्रीज बोल दिए, बाकी के 3 कंट्रीज आप इतने लोग बोल दो। चलो बी फॉर ब्राजील, ब्राजील पता चल गया, ब्राजील। आर फॉर रशिया, वेरी वेल डन, रशिया। इंडिया हो गया, फिर सी फॉर चाइना, ठीक है। और सिर्फ देख लो कैसी सिचुएशन में है हम लोग। इंडिया रशिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छी टर्म्स में है हम लोग रशिया से, और उतने ही खराब टर्म्स में हम लोग चाइना से है। ऐसे बोला गया है, ऐसी न्यूज आई है, जस्ट इसका कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सेपरेट मीटिंग हुई थी, और तब उन्होंने कुछ डिस्कस किया है बॉर्डर डिस्प्यूट्स के रिलेटेड। ठीक है, तो देखा जाए एग्जैक्टली होता क्या है। सी उनको भी कुछ वो आगे नहीं बढ़ सकते ना उस एरिया में, जैसे हम भी नहीं बढ़ सकते, वो भी नहीं बढ़ सकते, तो ये डिस्प्यूट कितने दिन चलता रहेगा ना। और एक बार चाइना के साथ का डिस्प्यूट हमारा खत्म हो जाए ना, तो पाकिस्तान मतलब पीओके लेना ज्यादा बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर न्यूज थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ग्रीस और साउथ अफ्रीका गए थे समिट अटेंड करने के लिए, ठीक है। साउथ अफ्रीका गए थे ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए, ग्रीस में उन्होंने ऑफिशियल मीटिंग के मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था बेसिकली, तो ग्रीस में उनकी ऑफिशियल विजिट। चलो ये बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत ही अच्छी न्यूज है। फाइड वर्ल्ड कप में के फाइनल में इंडिया पहुंचा था,
इंडिया को सिल्वर मेडल मिला है, इंडिया को मतलब आर प्रज्ञानंदा को। इन चेस इंडियाज आर प्रज्ञानंदा settles for silver after losing to Magnus Carlsen of Norway in World Cup Final 2023। और जब ये हार गए थे ना, इनको बहुत बुरा लगा था, क्योंकि इमेजिन कर लो कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में अगर इंडिया है, क्रिकेट के बारे में देख लो, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में इंडिया है और कहीं से तो इंडिया हार जाए, हमें कितना बुरा लगेगा। सिमिलरली वही यहाँ पे हुआ है, बस स्पोर्ट्स चेंज हुआ है ना। तो चेस का रिलेटेड ये फाइड वर्ल्ड कप था, चेस वर्ल्ड कप बोला जाता है इसे, ठीक है। तो मैग्नस कार्लसन जीते हैं। जिनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी चेस की या फिर न्यूज पढ़ते होंगे, उन्होंने मैग्नस कार्लसन का नाम बहुत बार सुना होगा। मैंने खुद से बहुत बार सुना है। मैं ज्यादा चेस की फैन नहीं हूँ, बट मैं करंट अफेयर्स बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ। बहुत दिनों से मैग्नस कार्लसन ही टॉप रैंकर है। उनका रैंक पूरी दुनिया में कोई नहीं हिला पाया अभी तक कोई नहीं हिला पाया उनके रैंक को, उनके अचीवमेंट्स को, ठीक है। तो ये फाइल्ड वर्ल्ड कप जीता है मैग्नस कार्लसन ने बाय डिफीटिंग इंडियाज आर प्रज्ञानंदा। और डोंट वरी, आर प्रज्ञानंदा वो बस 17 इयर्स के हैं अभी। आर प्रज्ञानंदा बस 17 इयर्स के हैं, और आई थिंक हम सब में सबसे छोटे हैं ये, आई गेस, ठीक है। इन चेस मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे, इनकी कंट्री इंपॉर्टेंट है, beat India's R Pragyananda in tie breaks to win the title of Fight Chess World Cup 2023 at Baku, Azerbaijan। चलो, ये 2023 फाइड वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? तो बाकू अजरबैजान में हुआ, ठीक है, अजरबैजान की बाकू में। मैग्नस कार्लसन फाइनली मैनेज्ड टू विन फाइड वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। सी, इतने दिनों से ये टॉप रैंकर रहे थे, इतने दिनों से चेस रैंकिंग्स में, जो कि फाइड रैंकिंग्स है, उसमें ये टॉप रैंकर रहे थे मैग्नस कार्लसन। और फिर भी इतने दिनों में, इतने सालों में इनका ये फर्स्ट टाइम है जब इन्होंने फाइनली फाइड वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। He had become the first Indian after विश्वनाथ आनंद। ये आर प्रज्ञानंदा जी के बारे में बोला जा रहा है कि विश्वनाथ आनंद जी के बाद आर प्रज्ञानंदा ये सेकेंड ऐसे इंडियन है जो टू रीच द फाइनल्स, ठीक है, जो फाइनल्स में पहुंचे फाइड वर्ल्ड कप के। सिर्फ फाइड वर्ल्ड कप का जो फाइनल रहा था वो अजरबैजान के बाकू में रहा था, ठीक है। अजरबैजान की कैपिटल है बेसिकली बाकू। और वहां पे जो विनर रहे थे वो मैग्नस कार्लसन रहे थे। वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो नॉर्वे। उन्होंने किनको हराया था? तो आर प्रज्ञानंदा, जो कि इंडिया के हैं, ठीक है। तो इंडिया को बेसिकली सिल्वर मेडल मिला है फाइल्ड वर्ल्ड कप में। और थोड़ी सी डिटेल में बात ये बोली जाए, मैंने ये पूरी न्यूज पढ़ी थी, द हिंदू की ये न्यूज है। तो तब उन्होंने ये कहा था बेसिकली इसके 3 राउंड होते हैं, मतलब 3 बार ये गेम खेला जाता है, और उसमें से 2 बार टाई हुआ था मैग्नस कार्लसन और आर प्रज्ञानंदा के बीच में। और जो थर्ड राउंड था ना, वो टाई ब्रेकर था, वो जो जीत गया सो जीत गया मतलब। तो वही थर्ड राउंड या फिर थर्ड जो टाई ब्रेकर राउंड था वो मैग्नस कार्लसन जीते हैं बाय डिफीटिंग आर प्रज्ञानंदा। ये बहुत बड़ी न्यूज है इंडिया के लिए। World Wrestling Body suspended Wrestling Federation of India for not conducting elections। इसके बारे में शायद सभी को पता होगा, सभी ने फुटेजेस देखे होंगे, सभी के पास ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम है, सभी ने ये देखा होगा कि एग्जैक्टली इंडियन रेसलर्स के साथ क्या हो रहा है। साक्षी मलिक ने बहुत बड़े बयान दिए हैं, दिनेश फोगाट ने बयान दिए हैं, बजरंग पुनिया ने बयान दिए हैं। किसके अगेंस्ट? तो जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ थे ब्रिजभूषण हरिचंद या फिर ब्रिजभूषण जी, तो उनके खिलाफ ये स्टेटमेंट्स थे, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली उनको तो रिजाइन करना पड़ा या फिर उनको सस्पेंड किया गया है। उन्होंने रिजिग्नेशन नहीं दिया अभी, बट सस्पेंड करने के बाद WFI के एक री इलेक्शन होने थे, मतलब जो चीफ है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, ये नए बनने थे। तो ये अभी तक इंडिया में हुआ ही नहीं है। तो उस वजह से जो वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी है, उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया। आप पहले इलेक्शंस कंडक्ट करो, अच्छे से एस्टैब्लिश करो अपना जो रेसलिंग इशू है, आपके जो रेसलिंग फेडरेशन का इशू है, और फिर हम आप लोगों को फिर से आपका सस्पेंशन रोक देंगे बेसिकली, फिर से आपको अलाउ करेंगे इंटरनेशनल मैचेस के लिए। इसका वर्स्ट इम्पैक्ट क्या होगा? The United World Wrestling has suspended Wrestling Federation of India
with immediate effect for calling to conduct elections on time. अभी तक elections नहीं हुआ है वहां पे. The move will not allow Indian grapplers to compete at the upcoming World Championship under the Indian flag. Indian ध्वज के अंडर ये जो सभी रेसलर्स है ना, ये अभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब तक ये सस्पेंशन है. ठीक है. बेसिकली अगर साक्षी मलिक को परफॉर्म करना है तो किसी और देश की जर्सी या फिर किसी और देश का झंडा पकड़ के परफॉर्म करना होगा. यही बोला गया है. न्यूज क्लियर है? ये किसके अगेंस्ट सब कुछ है, ये मामला पता है ना आप लोगों को, एग्जैक्टली इशू है क्या? बोल दो. गुड मॉर्निंग अशोक जी, दीक्षा, गीतांजलि, गुरु, किरण, प्राजक्ता, उत्कर्ष, विनायक, यशोदीप, एवरीवन. ब्रिजभूषण के अगेंस्ट सब कुछ ये चल रहा है. ठीक है. जो कि फॉर्मर चीफ थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के. नेक्स्ट न्यूज. राफेल नडाल, इन्फोसिस नेट्स राफेल नडाल एज ब्रांड एम्बेसडर. बेसिकली इन्फोसिस ने अपॉइंट किया है राफेल नडाल को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. चलो, अब ये राफेल नडाल किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं ये बेसिकली इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर है. ये टेनिस से बिलोंग करते हैं और ये बहुत बड़ा नाम है. अगेन इनके फील्ड में ये रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, ये बहुत बहुत बड़े नाम है. ठीक है. और बेसिकली हाँ, राफेल, मैंने देखा था रोजर फेडरर का जो लास्ट मैच है ये मैंने देखा था. और उस मैच में ड्यूअल थे ना, मतलब दोनों डबल्स खेल रहे थे वो. तो एक साइड में राफेल नडाल और रॉजर फेडरर, ये एक साइड में थे और उनके अपोजिट किसी और कंट्री के थे, आई थिंक इंडोनेशियन थे. IT major Infosys has roped in tennis star Rafael Nadal as brand ambassador for the brand and Infosys digital innovation in a 3-year partnership. Basically सी Infosys भी बहुत बड़ा नाम है और राफेल नडाल भी उनके फील्ड में बहुत बड़ा नाम है. तो ये टाइम स्पैन मैटर करेगा कि कितने सालों के लिए इनको राफेल नडाल जी को एज ए ब्रांड एम्बेसडर रोक किया है IT मेजर इन्फोसिस ने. ठीक है. चलो, बेसिकली इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राफेल नडाल फॉर द टाइम, फॉर द पीरियड ऑफ 3 years. चलो, RBI increases upper limit of offline payments transactions to 500 from 200 rupees. एक ऐप आया था कुछ दिनों पहले UPI लाइट के नाम से, और ये मैंने 2-3 बार आप लोगों को समझाया है, तो आज मुझे आप लोग समझाओ. ये UPI लाइट एग्जैक्टली है क्या? क्या ये UPI लाइट क्या काम करता है? 200 रुपीज नो पिन. चलो, करेक्ट, डायरेक्ट पे. वेरी वेल डन. अभी तक ऐसा था कि 200 रुपीज तक एक टाइम के ट्रांजेक्शन में 200 रुपीज तक आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते थे विदाउट यूजिंग पिन. पिन मतलब बेसिकली जब हम लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग जो UPI पिन है वो डालते हैं ना, और फिर हमारा ट्रांजेक्शन होता है. तो विदाउट UPI पिन भी हमारा ट्रांजेक्शन हो सकता है. तो किसकी मदद से? तो इस UPI लाइट की मदद से. ठीक है. 4000 इन वॉलेट लिमिट. चलो, एक उस वॉलेट में मैक्सिमम लिमिट है 4000. ठीक है. 4000 की मैक्सिमम लिमिट है, बट एट अ टाइम, एक टाइम पे सिर्फ 2000 आप लोग भर सकते हो उस वॉलेट में. ये कंडीशन है. ठीक है. आज अगर 2000 भर दिए तो कल फिर 2000 भरो, उसके आगे आप लोग नहीं भर सकते उस वॉलेट में. यही बोला गया है. ठीक है. और ये UPI लाइट क्या काम करता है? बेसिकली जो जहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है और फिर भी आपको अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो आप इस UPI लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. चलो, और इसकी लिमिट अभी 200 से बढ़ा के 500 कर दी गई. ठीक है. तो अब सिर्फ 200 भूल जाओ. 500 के ट्रांजेक्शन एट ए टाइम हम लोग कर सकते हैं एक टाइम पे विदाउट यूजिंग पिन, विदाउट यूजिंग इंटरनेट. हम लोग 500 रुपीज तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं.
Reserve Bank enhanced the upper limit of offline payment transaction to rupees 500 from the existing 200 rupees to promote the use of UPI Lite wallet in areas where internet connectivity is weak or not available. इंटरनेट कनेक्टिविटी वीक है, उस एरिया में भी आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो इसकी मदद से, ये बोला गया। ठीक है। However, a total limit for offline transactions on payment instrument continues to be 2000 at any point in time। ठीक है। एक एक दिन में आप लोग 2000 से ज्यादा नहीं ट्रांजेक्शन कर सकते। ठीक है। replenishment of use limit is allowed only in online mode with AFA additional factor authentication। additional factor authentication basically OTP होता है, मतलब उस ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन करने के लिए ट्रांजेक्शन होने के बाद या फिर उसके ड्यूरेशन में OTP आता है आपको, फिर वो डाल के आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है ट्रांजेक्शन कि हाँ हम ही हैं जो ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। UPI Lite was launched in September 2022। important date, mark this date। सितंबर 2022 में UPI Lite लॉन्च हुआ। क्लियर है ये न्यूज? UPI Lite एग्जैक्टली है क्या, क्या काम करता है? कोई यहाँ पे है जो यूज करता है UPI Lite को? तो ऐसा है यहाँ पे जो यूज करता है? नहीं, अच्छा चलो ठीक है। बाकी के क्या बैंक वगैरह कुछ अकाउंट है ही नहीं क्या आप लोगों का? हाँ ना, कुछ भी नहीं बोल रहे, या फिर मैम आज अच्छा नो, ठीक है। एक आंसर आया है। अच्छा अकाउंट है, ओके। तो मैम नो मैम, चाहे तो कर लो, क्योंकि मैं कर रही हूँ मैं रिसेंटली मैंने लॉग इन किया था, अच्छे से वर्क तो करता है। और बहुत बार इंटरनेट डेड हो जाता है, तो उस केसेस में हम लोग यूज कर सकते हैं इसे। तो चलो, बट बेसिकली सर्टेन बैंक्स को ही अलाउ किया है। कुछ ऐसे, अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपका अकाउंट है तो आप लोग नहीं इसको एक्सेस कर सकते। SBI में है तो कर सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक में है कर सकते हो, HDFC बैंक है कर सकते हो एक्टिव। ठीक है। बैंक्स ने, कुछ बैंक ने अलाउ किया है ये और कुछ बैंक्स ने नहीं किया है। ठीक है, तो अपने बैंक से पूछ लो। फ्रेंड विल टेक द मनी मैम। अरे बाप रे, अच्छा ठीक है, फ्रेंड विल टेक द मनी मैम। ऐसे जिनके फ्रेंड्स है ना, तुम मत यूज करो। फ्रेंड्स के आसपास तो मोबाइल को एडिशनल पासवर्ड लगाना पड़ता है, आई नो दैट। चल यहाँ पे आ जाओ। वेटरन एक्टर सीमा देव पास्ट अवे, शी वॉज 83। पैसे ही नहीं है उत्कर्ष, सीरियसली क्या करे अभी? पढ़ाई करो फिर कमाओ। चलो यहाँ पे आ जाओ। सीमा देव, इनका निधन हो गया है। ये मराठी एक्ट्रेस थी। बेसिकली जो पुरानी फिल्म है ना, मैंने मैंने वो फिल्म देखी थी जस्ट बिकॉज ऑफ राजेश खन्ना, तो मैं, मुझे पता है। एक फिल्म में राजेश खन्ना जी की एक फिल्म में ये और इनके हस्बैंड रमेश देव, ये दोनों थे, और हस्बैंड वाइफ के रूप में ही थे उस फिल्म में। इनका साइड रोल था, बट इम्पोर्टेंट रोल था। कोई बता सकता है? बहुत पुरानी फिल्म पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। कोई नहीं, चलो। आनंद, आनंद नाम की जो आइकॉनिक फिल्म है राजेश खन्ना जी की, उस फिल्म में इनका पार्टिसिपेशन था। ठीक है। उस फिल्म में ये थे। तो इनके इनके हस्बैंड का भी निधन आई थिंक लास्ट ईयर ही हुआ था, और इनका अभी निधन हो गया है। सीमा देव, ये मराठी एक्ट्रेस थी। मैम बॉलीवुड मूवीज नहीं देखता है? क्यों नहीं देखता है यार, खुद के देश की फिल्म से क्रिटिक्स बन जाओ, बट देख लो तो, कुछ कुछ अच्छे हैं यार। चलो, रेसलिंग आइकॉन एंड WWE हॉल ऑफ फेमर टेरी फंक डाइज एट 79। टेरी फंक जो रेसलिंग आइकॉन है और WWE हॉल ऑफ फेम में जिनको शामिल किया गया था, बेसिकली जिन, जो भी WWE के चहीते थे ना थोड़े से पुराने जमाने में, तो उनको पता होगा एग्जैक्टली है कौन, ये क्या करते थे वगैरह वगैरह। मेरे घर में मेरे भाई लोग वगैरह दिखते थे, तो उस वजह से मुझे पता है। ठीक है। टैरी टैरी फंक,
इनका निधन हो गया है। ये बेसिकली रेसलर थे, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है। Punk was widely recognized as one of the greatest professional wrestler of all time. He was an American professional wrestler. चलो ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो यूएसए। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट, इंडियन रिटेल ग्रांट Reliance Retail launched its youth-centric fashion brand Yotza. योत्सा नाम का एक यूथ फैशन सेंट्रिक ब्रांड बनाया गया है रिलायंस के द्वारा, या फिर लॉन्च किया है उन्होंने। इट ऑल्सो ओपन इट्स फर्स्ट स्टोर इन हैदराबाद सरत मॉल। हैदराबाद के सरत मॉल में इनका ये फर्स्ट स्टोर है। तो कोई अगर हैदराबाद जाए या फिर कोई हैदराबाद का हो तो जाओ एक बार देख लो ये कैसा है। ठीक है, चलो वन लाइनर न्यूज है, ज्यादा कुछ है नहीं। बस रिलायंस का जो यूथ फैशन ब्रांड है उसका नाम क्या है, तो योत्सा। और उन्होंने अपना फर्स्ट स्टोर कहाँ पे ओपन किया है, तो हैदराबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के सेशन की, तो थोड़ा सा पेशेंसफुली सुनो, इंपॉर्टेंट है फैक्ट से कुछ जानने के लिए। इंडिया गॉट इट्स ओन क्रैश सेफ्टी असेसमेंट सिस्टम विद द लॉन्च ऑफ भारत न्यू कार। ठीक है, भारत न्यू कार के लॉन्च की मदद से एक सेफ्टी वाउचर लॉन्च किया है हमारी यूनियन रोड मिनिस्ट्री ने। ठीक है, यूनियन रोड मिनिस्ट्री किसके पास है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री किनके पास है, महाराष्ट्र की है भाई वो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड किसके पास है, नितिन गडकरी। ठीक है, करेक्ट, नितिन गडकरी जी। और ये मैंने जिन जिन लोगों से सुना है, एक टाइम सभी को क्रिटिसाइज कर देंगे, ये सभी पॉलिटिशियन को, पूरी कुछ ऐसे लोग होते हैं, बट इनको कोई क्रिटिसाइज करता हुआ मुझे तो नहीं दिखा है आज तक। ठीक है, क्योंकि इनका काम बहुत ज्यादा बोलता है। चलो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी लॉन्च दी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अब ये क्या है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, इन्होंने न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। It aims into enhance road safety by elevating vehicle safety standards for up to 3.5 tons vehicle in India. ठीक है, 3.5 tons की लिमिट तक के जो व्हीकल्स है ना, उनकी रोड सेफ्टी के लिए, उनके लिए ये लागू होगा। बेसिकली क्या बोला गया है कि जो ऐसी जो व्हीकल्स है जिनका वेट 3.5 टन तक है, मतलब उससे कम है, उन लोगों के लिए ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना इंपॉर्टेंट रहेगा। द प्रोग्राम इज एप्लीकेबल टू टाइप अप्रूव्ड मोटर व्हीकल्स ऑफ M1 कैटेगरी लेस देन 3.5 टन ग्रॉस व्हीकल वेट। 3.5 टन के जो ग्रॉस व्हीकल वेट है उससे कम जो व्हीकल्स है उनके लिए, उस व्हीकल्स को M1 कैटेगरी के व्हीकल्स बोला जाता है बेसिकली। ये अगेन खुद में एक क्वेश्चन है कि M1 कैटेगरी के व्हीकल्स कौन से होते हैं, जिन व्हीकल्स का वेट 3.5 टन से कम होता है। ठीक है, और उन्हीं व्हीकल्स के लिए ये न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बाय नितिन गडकरी जी। एग्जैक्टली कैसे काम करेगा ये प्रोग्राम, तो M1 कैटेगरी व्हीकल्स मींस अ मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर द कैरेज ऑफ पैसेंजर्स कंप्राइजिंग नॉट मोर देन 8 सीट्स। चलो अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, M1 कैटेगरी के व्हीकल्स कौन से होते हैं, जो ड्राइवर को छोड़ के 8 इन एडिशन टू द ड्राइवर सीट, चलो ड्राइवर को छोड़ के नहीं, ड्राइवर के साथ साथ 8 सीट्स से कम सीट्स हो। बेसिकली हम जो कार्स यूज करते हैं, ठीक है, 4 सीटर 5 सीटर 8 सीटर 7 सीटर, ये जो कार्स है ना, ये सभी M1 कैटेगरी की व्हीकल्स है। इनके लिए ये रोड सेफ्टी मेजर्स है। आप लोग देखो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स इन्हीं कार्स के होते हैं। ठीक है, कार मैन्युफैक्चरर्स कैन वॉलंटरीली गेट देयर व्हीकल्स टेस्टेड एज पर दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स 197 अंडर द प्रोग्राम। तो अभी तक ये वॉलंटरी किया है, मैंडेटरी नहीं। वॉलंटरी मतलब अगर आप खुद से चाहते हो, वो कार मैन्युफैक्चरर अगर खुद से चाहता है कि मेरी कार की सेफ्टी बढ़े, तो आप टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं तो नहीं भी चलेगा, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपल्शन नहीं है, ये वॉलंटरी है। अगर जिसको चाहिए वो कर लो यहाँ पे टेस्टिंग, नहीं चाहिए वो मत करो। दिस प्रोग्राम विल कमेंस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर से ये प्रोग्राम लागू किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। Vehicles will get star rating for adult occupants and child occupants based on their performance test.
ठीक है, बेसिकली चाइल्ड सेफ्टी और अडल्ट सेफ्टी के लिए ये कितना काम करेंगे व्हीकल्स, उसके लिए ये सिस्टम है, या फिर उनको ये रेटिंग दी जाएगी उस पर्टिकुलर कार को. This will help assess to what extent a car may suffer damage in event of an accident. ठीक है, ये सेशन एंड होने के बाद ना हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, अगर YouTube पे अवेलेबल है तो मैं देख लेती हूँ पहले. ठीक है, जो कि रोड मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था या फिर अपलोड किया था YouTube पे. मैंने ये देखा था, अगर अभी तक है तो हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो वो वीडियो देखने के बाद आपकी क्लियरिटी ज्यादा होगी कि एग्जैक्टली है क्या, ये बोल क्या रहे हैं. रोड की सेफ्टी के बारे में कुछ कार्स के रिलेटेड करेंगे तो क्या करेंगे एग्जैक्ट. ठीक है, नेक्स्ट. अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड सऊदी अरेबिया एंड द UAE. Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and UAE will become members of BRICS bloc from 1st of January 2024. अब ये ब्रिक्स ब्लॉक क्या होता है, जिस कंट्री को पार्टिसिपेट करना होता है ना इन कंट्रीज में. सी ये ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स मेंबर्स है ये. और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्रिक्स समिट में पुतिन कहीं पे नहीं दिख रहे. अभी हम लोगों ने देखा ना, ब्रिक्स समिट मतलब आर फॉर रशिया, और सभी देशों के अगर लीडर्स आए हैं तो पुतिन को भी यहाँ आना चाहिए था ना, तो वो नहीं आए हैं. वो क्यों नहीं आए वो आप मुझे बताओगे, अगर नहीं बता पाओगे तो मैं बता ही दूंगी. ठीक है, बट सोच लो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा. ठीक है, चलो. अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE, ये सभी के सभी देश ब्रिक्स ब्लॉक में एंटर कर चुके हैं. ब्रिक्स ब्लॉक मतलब इन सभी देशों को इनवाइट किया गया है कि अगर आप लोग चाहते हो ब्रिक्स का पार्ट बनना तो आप लोग ब्रिक्स का पार्ट बन सकते हो. ठीक है, ऐसा उनको बोला गया है. तो उस वजह से ये ब्लॉक के एलिमेंट्स है. 1 जनवरी से ये ब्रिक्स ब्लॉक के एलिमेंट्स बन जाएंगे, और उसके बाद जिन जिन को फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा वो फिर से ब्रिक्स का पार्ट हो जाएंगे, ब्रिक्स ग्रुप का पार्ट हो जाएंगे. ठीक है, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द UAE have been invited to join BRICS. उनको इनवाइट किया गया ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए. The announcement came as leader of the BRICS nations Brazil, Russia, India, China, South Africa met in Johannesburg to attend the 15th edition of the summit. अभी हम लोगों ने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर हमारे वहां पे क्यों गए थे, ब्रिक्स अटेंड करने के लिए, ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए. The acronym BRIC, which did not initially include South Africa. See, BRIC पहले ये जब फॉर्मेशन हुआ था इन कंट्रीज का, तब सिर्फ ब्रिक कंट्रीज थे, BRIC. साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं था. वॉज कॉइंड इन 2001 में फिर साउथ अफ्रीका भी ब्रिक नेशन का पार्ट बना, तो फिर इनको ब्रिक्स बोला गया. टोटल कंट्रीज ये ब्रिक्स है. ठीक है, द ब्लॉक वॉज फाउंडेड एज द इनफॉर्मल क्लब इन 2009. नहीं, ये जो ब्रिक्स क्लब है ये ब्लॉक एज ए इनफॉर्मल क्लब था, अब ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है ब्रिक्स. ठीक है, चलो जल्दी बोल दो यहाँ पे. चलो, सी जिनपिंग है जहां तक मैं रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ. ये साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है. फिर रशिया और कौन सा बच गया, ब्राजील. तो आई थिंक ये ब्राजील के है, और ये रशियन काउंटर पार्ट है. ये सभी के सभी प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्रेसिडेंट्स है ना, बट रशिया के काउंटर पार्ट अलग क्यों है, पुतिन क्यों नहीं आए यहाँ पे, क्या लगता है आपको? बहुत ही इंटरेस्टिंग वजह है. सी, एक और हिंट दे देती हूँ, उसका उसकी हिस्ट्री निकालो. अगर नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी. इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. पुतिन अगर साउथ अफ्रीका में आ गए ना तो उनको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, वो अरेस्ट हो जाएंगे, वो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, और उस वजह से पुतिन साउथ अफ्रीका में नहीं आए. ठीक है, तो देख लो अभी वो क्यों क्यों उनको अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा क्या किया है उन्होंने वगैरह, देख लेते हैं. यस मैम बोला है क्या, या फिर ये मैम, किरण क्या बोल रहे हो? चलो, क्वेश्चन समझ में आया. पुतिन वहां पे क्यों नहीं आए, तो पुतिन अगर साउथ अफ्रीका आ जाते तो उनको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता, और उनकी अरेस्ट क्यों होती यही आप लोगों को ढूंढना है बेसिकली. किरण, वही तो मेरा क्वेश्चन है यार.
नेक्स्ट सैटरडे रुको, थोड़ा सा अच्छी न्यूज है, अच्छा थोड़ा सा सस्पेंस है। देश के इतना बड़ा लीडर उस डर के मारे नहीं आया है साउथ अफ्रीका में कि अगर मैं वहां पे चला गया तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये कितनी बड़ी बेइज्जती है। ठीक है, तो देख लो अभी, देख लो, ज्यादा कुछ नहीं करना, गूगल पे सर्च कर लो कि वाई पुतिन कैन नॉट गो टू साउथ अफ्रीका, तो पूरा पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। रीड करो, समझ में ना आए तो पूछो मुझे, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, मैम नीड टू फाइंड नाउ, यस यू नीड टू फाइंड नाउ। ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना आर दी फाउंडिंग मेंबर्स, ये चार फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्रिक्स कंट्रीज के। South Africa, the smallest member in the term of economic clout and population, was the first beneficiary of an expansion of the bloc in 2010. 2010 में finally ये इनको allow कर दिया गया to join BRIC when the grouping become known as BRICS। 2010 से ये grouping का नाम बन गया BRICS। ठीक है, टुगेदर द कंट्रीज, ये जो 5 कंट्रीज है ना ब्रिक्स कंट्रीज, ये टुगेदरली 40% ऑफ जीडीपी है ग्लोबली। 40% या फिर कैरीज 40% जीडीपी ऑफ वर्ल्ड। पूरी दुनिया का 40% जीडीपी इन 5 कंट्रीज का है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिपोर्टिंग यूक्रेनियन चिल्ड्रन इज नॉट द ओनली रीजन दीक्षा, इट इज वन ऑफ द रीजंस, बट इट इज नॉट द ओनली रीजन। ठीक है, ये एक लीगल प्रोविजन है, और यूक्रेन में कुछ हुआ है उस वजह से साउथ अफ्रीका में उनको क्यों जाने के लिए मना करेंगे। वो अगर इंडिया में आ जाए तो कोई इशू नहीं है ना, पुतिन इंडिया में आ सकते हैं, जो कि आएंगे भी G20 पे पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, इस साल का G20 बहुत अच्छा होने वाला है यार। वहां पे रशियन प्रेसिडेंट भी होंगे, चाइनीज प्रेसिडेंट भी होंगे, यूएस के प्रेसिडेंट भी होंगे, तो देख लेते हैं। आई थिंक सितंबर या फिर नहीं, नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में G20 फाइनल समिट होने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं तब क्या होगा। चलो, तो अच्छा सस्पेंस छोड़ दिया है इस सेशन ने आप लोगों के दिमाग में, तो देख लो ये पुतिन क्यों नहीं आ सकते, क्या एग्जैक्टली हुआ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो, कुछ डाउट है तो जल्दी बोल दो। कुछ डाउट है क्या? कुछ भी डाउट है किसी को?